यतो यतः समीहसे ततो न अभयं कुरु सैन्यः कुरु प्रजाभ्ये अभयं नः पशुभ्यः। ओम शांति शांति शांति। ओम। आदर के योग्य विदुषी बहनों और विद्वान भाइयों, योग प्रेमी देवियों, सज्जनों एवं प्यारे प्यारे बच्चों, आज बड़ा हर्ष का दिन है कि नवयोग सर्वोदय सेवा समिति की ओर से आयोजित ऑनलाइन इंटरनेशनल योगा कॉन्फ्रेंस का 12वां दिन है और यह कॉन्फ्रेंस 21 जून 2020 विश्व योग दिवस तक निरंतर सायंकाल 4 से 5 बजे तक चलती रहेगी। सर्वप्रथम मैं इस कार्यक्रम के सूत्रधार नवयोग सेवा समिति के संस्थापक डॉक्टर नवदीप जोशी जी व उनकी पूरी टीम और प्रोफेसर विक्रम सिंह, डायरेक्टर स्पोर्ट्स विभाग, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को इस शुभ पावन पर्व कार्य के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने जन कल्याण हेतु इस कार्य की संरचना की। साथियों, मैं डॉक्टर रमेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, योगा डिपार्टमेंट, श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली, आप सभी का फेसबुक लाइव नवयोग सर्वोदय सेवा समिति के इस प्लेटफॉर्म पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। विद्वान साथियों, आज का मेरा विषय है छात्रों की शैक्षणिक चिंताओं पर ध्यान एवं योगाभ्यास का प्रभाव, द इम्पैक्ट ऑफ मेडिटेशन एंड योगाभ्यास ऑन एकेडमिक एंजाइटी ऑफ स्टूडेंट्स। सर्वप्रथम हम सामान्य चिंता की बातें करते हैं। कोरोना कोविड-19 के कारण आज सभी लोग चिंतित हैं। उस चिंता में चाहे टीचर हों, छात्र हों, व्यापारी हो, नौकरी करने वाले हों, यहाँ तक कि घर में बच्चे, जवान और बुजुर्ग लोग भी सभी के सभी सदस्य परिवार के बड़े चिंतित हैं। सभी लोग अपनी अपनी कारणों के कारण चिंतित हैं। का होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि ये काल चिंता काल चल रहा है। लेकिन हमें इस बात का ध्यान देना है कि ये चिंता न जाए, चिता न बन जाए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है चिंता चिता भवति। चिता न बन पाए। आइए इस चिंता के विषय में, चिंता क्या है, कैसे होती है, क्या इसके लक्षण हैं और ये कैसी दिखती है। सर्वप्रथम हम जब भी किसी विषय के बारे में चर्चा करते हैं, बात करते हैं, तो पहले उस शब्द के अर्थ को जान लेते हैं। बिना शब्द के अर्थ को जाने हुए उस विषय को अच्छे से हम नहीं जान पाते हैं। अर्थात हम चिंता शब्द की उत्पत्ति के बारे में जानना चाहते हैं। चिंता शब्द जो है संस्कृत भाषा की चिति समर्त्याम धातु से स्त्रीलिंग में अंग तथा टाप प्रत्यय व नमुन आगम करने पर निर्मित होता है, जिसका अर्थ चिंतन करना, बार बार एक विषय को याद करना, एक विषय के बारे में बार बार सोचना। लेकिन कुछ विद्वानों का मत है
उत्पत्ति लैटिन भाषा के एंजाइटी शब्द से हुई है, लेकिन मुझे लगता है चिंता शब्द संस्कृत भाषा का ही है जिसका चिंतन करना होता है। और चिंतन के अलावा भारतीय समाज में कोई विषय वस्तु महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि हर विषय के लिए चिंतन किया जाता है, चिंता नहीं की जाती है। इसीलिए तो उपयुक्त कहा गया था चिंता चिता भवति। अब हम देखते हैं चिंता के लक्षण। चिंता के बहुत सारे लक्षण हैं, जिसमें निम्न है भ्रांतिपूर्ण चिंतन, अनिद्रा, निराशा एवं उदासी, अवसाद, अत्यधिक अस्थिरता, विचारों में अस्थिरता आना, बहुत विचारों में संतुलन खत्म हो जाना, खोया खोरा रहना, ऐसे रहते जैसे खो गया है बिल्कुल, भूख न लगना, भूख नहीं लगती है, चेहरे पर तनाव, झुर्रियाँ और बेचैनी दिखाई देना। इसमें सिर दर्द, पेट दर्द, सिर में चक्कर आना, पेट खराब रहना और रोगियों में हीन भावना आ जाती है। चिंता के कारण कभी कभी मनोग्रस्तता के लक्षण भी दिखाई देने लगते हैं। कुछ लोगों के शरीर में ज़्यादा पसीना आना लग जाता है, कुछ लोगों के रक्तचाप बढ़ जाता है, हृदय की धड़कनें बढ़ जाती हैं, कुछ लोग बार बार जाने के आदी हो जाते हैं, अच्छी नींद नहीं आती है, बार बार सोने का लेकिन नींद बार बार नींद खुल जाती है, रात में 3-3, 4-4, 5-5 बार निंद्रा खुल जाती है, भूख भी नहीं, तो ऐसा फील होता है कि जैसे घुटन हो रही हो, घबराहट हो रही हो। तो इस प्रकार के लक्षण चिंता में सामान्य रूप से पाए जाते हैं। मैं एक शब्द में यदि कहना चाहूँ तो चिंता ऐसा मनोरोग है या चिंता एक ऐसा मानसिक रोग है जो व्यक्ति के विचारों में लगकर भीतर ही भीतर उसे खोखला करता जाता है, व्यक्ति को बिल्कुल खोखला कर देता है। ऐसा एक ये मानसिक रोग है। अब हम देखते हैं कि चिंता को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, क्योंकि समाज में हम रहते हैं, बहुत सारे कारक हैं, बहुत सारी चीज़ों से हम देखते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, हमारे जीवन को प्रभावित करने वाली बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं। तो उनमें कौन कौन सी चीज़ें जो है हमारे सामने आती हैं और जो हमें प्रभावित करती हैं। तो जो चिंता को प्रभावित करने वाले कारक हैं वे कौन से हैं? कह रहे सामाजिक और आर्थिक स्तर। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि सभी का सामाजिक स्तर और सभी का आर्थिक स्तर एक सा नहीं हो सकता है, ये भी एक चिंता का कारण हो सकता है। शहरी एवं ग्रामीण जीवन, संवेगात्मक, पारिवारिक वातावरण, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। पारिवारिक वातावरण चिंता को बढ़ाने और घटाने के लिए। उसके बाद विद्यालय का वातावरण या कॉलेज का वातावरण या यूनिवर्सिटी का वातावरण, जो जहाँ पढ़ता है उस जगह का वातावरण, जो जहाँ रहता है उस जगह का वातावरण। उसके बाद स्वास्थ्य, व्यक्ति का निरंतर स्वास्थ्य ठीक रहता है या नहीं, वो बीमार तो बार बार नहीं हो रहा है, उस कैसा स्वास्थ्य चल रहा है, ये भी उस पर डिपेंड करता है। चिंता, आत्म प्रत्यय स्तर एवं उपलब्धियाँ, शैक्षणिक स्तर के कारण अच्छे से अच्छा बच्चा भी चिंतित होना शुरू हो जाता है। अचीवमेंट क्या आती है? अचीवमेंट के साथ साथ हमारे पास होता है 99 नंबर क्यों आए, 100 क्यों नहीं आए। ये जो आज के परिप्रेक्ष्य में सबसे बड़ी टेंशन विद्यार्थियों के लिए है कि पेरेंट्स पूछते हैं कि 99 क्यों आए हैं, 100 क्यों नहीं आए। जबकि इच्छाओं की पूर्ति में बाधा, हमारी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, हम उसको पूरा करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हमारी हर इच्छा पूरी हो, और उसमें बाधा आती है, और बाधा आने से व्यक्ति जो है परेशान होता है, चिंतित होता है, और वो चिंता के रास्ते पे चल पड़ता है, जिसके कारण से वो अवसाद में, डिप्रेशन में और बहुत सारी चिंता से ग्रस्त हो जाता है। बहुत व्यक्ति को अंदर से खोखला कर देती है चिंता। अचानक कोई घटना घटित हो जाना, कई बार हम देखते हैं कि अचानक कोई घटना घटित हो गई, अनहोनी हो गई, उसके कारण भी व्यक्ति अवसाद में चला जाता है। जिसकी अपेक्षा ही नहीं थी, ऐसी कोई घटना हो जाना, बड़े बड़े अच्छे अच्छे माँ बाप, बच्चे सभी के सभी उस ऐसी स्थिति में चिंता में चले जाते हैं। अब हम देखते हैं चिंता के कारण क्या है।
कि जीवन की जटिल समस्याएं, जो जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, वो भी एक चिंता का कारण है। अनुत्साहित जीवन, उसमें उत्साह ही नहीं है, उत्साह विहीन हो गया है। किसी प्रकार की कोई अचीवमेंट करने की इच्छा नहीं है, कोई अच्छा करने की इच्छा नहीं है, बिल्कुल नर्वस हो गया है। मादक द्रव्यों का अधिक सेवन करना, बहुत बार हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं, जो प्रत्यक्ष में आपने 1-2 दिन पहले भी देखा था, जो अभी दिल्ली सरकार और अनेक प्रदेशों में जिस प्रकार से मदिरा की बिक्री शुरू की है, तो किस प्रकार से लोग टूट के पड़े हैं। तो इस प्रकार से मदिरा का ज़्यादा सेवन करना, या और जो स्टेरॉइड आदि लेते हैं, या अन्य जो बहुत सारे नशे के प्रकार हैं, उनका सेवन करना भी चिंता का कारण हो सकता है। किसी रोग से ग्रसित होना, कई बार हम देखते हैं कि रोग से व्यक्ति लंबे समय तक पीड़ित होते हैं, तो वो उनके आत्मबल जो है वो टूट जाता है, आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। वो बहुत आजकल भी इसी प्रकार से एक थोड़ी समस्या कोरोना वाली आई हुई है। लोग थोड़ा सा उनका आत्मविश्वास डगमगाया हुआ है, सोचते हैं कि अभी बाहर चले गए कोरोना हो जाए, किसी से मिल लिए तो कोरोना हो जाए। तो बहुत सारे इस प्रकार की समस्याएं सामने हमारे हैं। असुरक्षा की भावना, ये बहुत सारे लोगों को रहती है कि मैं वहाँ जाऊँगा तो मैं सुरक्षित रह पाऊँगा नहीं, मैं ट्रेन में कैसे जा पाऊँगा, आजकल किसी से मिल लूँ तो कभी कोरोना न हो जाए, या अदर समस्याएं हैं सामाजिक रूप से। आए दिन हम इस प्रकार की चीज़ें देखते रहते हैं अखबार में, चैनल्स पे, कि असुरक्षा की। उसके बाद पारिवारिक संबंधों और मनमुटाव, बहुत सारे जगह केस होते हैं, अखबारों में आते हैं, नहीं होते हैं। व्यक्ति जो है होती हैं जो व्यक्ति के जीवन को प्रेरित करती हैं, व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करती हैं, जिसके कारण व्यक्ति चिंता। अभी तक हमने एक सामान्य चिंता की बात की, अब हम एक चिंताओं की बात कर रहे हैं। चिंताएं क्या है? क्योंकि हमारा एकेडमिक एंजाइटी है, तो क्या है, तो मेरे अकॉर्डिंग जो शैक्षणिक चिंताएं हैं, वो भविष्य की अनिश्चितताओं के बारे में बेचैनी। जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो अपने भविष्य को लेके अनिश्चितताएं हैं उनके मन में है, ये शैक्षणिक चिंता कहलाती है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो उस समय पढ़ रहे होते हैं, किसी को रिजल्ट की चिंता है, किसी को मार्क्स की चिंता है, किसी को आगे नौकरी की चिंता है। तो अलग अलग प्रकार की जो भविष्य की अनिश्चितताएं हैं, उनके कारण बेचैनी, डर और आशंका की स्थिति जो है वो आती है। इस समय तो अनिश्चित ही है, क्योंकि परीक्षा कब होगी, लॉकडाउन हो रखा है, बड़े परेशान हैं, कुछ समझ में नहीं कि परीक्षा कब होगी, कैसे होगी, ऑनलाइन होगी, कब होगी, किस दिन होगी, इत्यादि भविष्य की बहुत सारी अनिश्चितताएं आज के समय में हमारे अंदर विद्यमान है, बच्चों के अंदर विद्यमान है, शिक्षकों के अंदर विद्यमान है। जो रोज रोज के पर डे की समस्याएं सामने आ रही है, शिक्षा को लेकर के, शिक्षण संस्थानों को लेकर के, और आजकल जो कोरोना है उसको लेकर के अनिश्चितता ज़्यादा समाज में आ गई है, जिसके कारण से अक्सर शारीरिक और मनोवैज्ञानिक कार्यक्षमता कम हो जाती है। जब इस प्रकार की चिंता हमारे अंदर घर कर लेती है, जब हम अनिश्चिंत हो जाते हैं, निश्चिंतता नहीं है, तो हमारे अंदर शारीरिक और मनोवैज्ञानिक जो है हमारी क्षमता जो है, कार्य करने की क्षमता है वो कम हो जाती है, पढ़ने की क्षमता है वो कम हो जाती है। तो ये कारण है। चिंता एक काल्पनिक डर है, वैसे चिंता कोई ज़्यादा बड़ी वो नहीं है, वो एक काल्पनिक डर है जिसके परिणाम स्वरूप जैविक रासायनिक परिवर्तन हमारे शरीर में होते हैं और हम एक लंबे समय तक उस चिंता से ग्रसित रहते हैं। स्वास्थ्य शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए, जब हम स्वस्थ शैक्षणिक प्रदर्शन करना चाहते हैं, अर्थात हम बेहतर प्रदर्शन करना चाहते हैं अपने एकेडमिक प्रक्रिया में, शैक्षणिक प्रक्रिया में, तो चिंता, तनाव, डर, घबराहट एक सीमा तक अच्छी होती है।
यदि हमें कोई भय नहीं होगा, हमें डर नहीं होगा, हमें चिंता नहीं होगी, तो हम पढ़ेंगे नहीं, अर्थात बच्चे पढ़ेंगे नहीं। तो बच्चों को अच्छे प्रदर्शन के लिए, बच्चों का अच्छा प्रदर्शन हो, इसलिए एक स्तर तक चिंता का होना अति आवश्यक है। यदि वो नहीं होगी तो बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे नहीं, उसमें इस विषय का चिंतन नहीं करेंगे, मनन नहीं करेंगे, उसको याद नहीं करेंगे, तो फिर एग्ज़ाम में लिखेंगे क्या, और लिखेंगे नहीं तो फिर रिजल्ट भी ऐसा ही आएगा। इसलिए हल्की घबराहट, हल्की चिंता, हल्के भय होना बहुत ज़रूरी है। किसी विषय में अनावश्यक सोच विचार करना चिंता कहलाता है। एक विषय को लेकर के हम बार बार सोचते रहते हैं, अरे आज मुझे तबीयत ख़राब है, कहीं मुझे बुखार तो नहीं हो जाएगा, अरे आज मुझे ऐसा फील हो रहा है, कभी कोरोना तो नहीं हो जाएगा, अरे आज मुझे खाना पच नहीं रहा, कभी डायबिटीज़ तो नहीं हो जाएगी। और फिर उसको नेट पे स्क्रॉल करते, सर्च करते रहते हैं, और नेट पर जब सर्च करते हैं तो सारे लक्षण अपने ऊपर घटित हो जाते हैं, और हम वैसे ही मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, ऐसे ही चिंतित हो जाते हैं, ये वाला लक्षण भी मेरे ऊपर घटित हो गया, ये वाला लक्षण भी मेरे ऊपर घटित हो गया, कहीं मुझे ये रोग तो नहीं है, कभी ये रोग तो नहीं है। ऐसे करते करते जो है ना, वो एक विषय में अनावश्यक सोचता रहता है, और ये चिंता का एक मूल कारण है। ये चिंता कहलाती है अनावश्यक, किसी विषय में अनावश्यक सोचना, किसी विषय के बारे में उसकी अनिष्ट या अनहोनी का चिंतन करना। जैसे मैंने पहले बताया, मुझे ये हो तो नहीं रहा है, मुझे हो तो नहीं गया। असुरक्षा की भावना हमेशा, अविश्वास और अभाव की कल्पना करना, ये चिंता का मुख्य उद्देश्य है। कुछ सीमा तक चिंता का रहना अच्छा भी है, जो मैं पूर्व में कह चुका हूँ, क्योंकि इससे व्यक्ति की परिस्थितियों से मुकाबला करने का सामर्थ्य उत्पन्न होता है। यदि हमारे अंदर बिल्कुल ही चिंता नहीं रहेगी तो हम अपनी दैनिक परिस्थितियों से कैसे मुकाबला करेंगे। इसलिए दैनिक परिस्थितियों से मुकाबला करने के लिए एक स्तर तक की चिंता रहना बहुत अच्छी विषय है, अच्छी बात है, लेकिन वो चिंता ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि वो स्तर से ज़्यादा बढ़ गई, सीमा से ज़्यादा बढ़ गई, तो मानसिक और शारीरिक स्तर के पर इसके दुष्परिणाम सामने आते हैं। एक स्तर से ज़्यादा बढ़ने पर शारीरिक और मानसिक स्तर पर दुष्परिणाम प्रकट होने लगते हैं, जो लोगों को दिखने लगता है कि हाँ भाई, ये व्यक्ति जो है चिंतित रहता है, ये व्यक्ति परेशान रहता है, ये व्यक्ति घबराया हुआ रहता है, ये व्यक्ति डरा डरा रहता है। चलिए आगे इसका हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। चिंता वास्तव में एक अनिश्चितता का भय है। चिंता जो वास्तव में एक अनिश्चितता का भय है, जो किसी प्रकार की अनिष्ट होने का भाव उत्पन्न करता है। जैसे छात्रों में चिंता होना सामान्य, एक स्वाभाविक बात है। छात्रों में एक चिंता होना सामान्य बात है, स्वाभाविक बात है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। स्वयं के प्रति छात्रों में चिंता होना, अपनी शिक्षा के प्रति चिंता होना, अपने जीवन के आगे भविष्य के प्रति चिंता होना, ये स्वाभाविक है और ये हो सकता है। कुछ स्तर तक चिंताएं ठीक हैं, ये व्यक्ति को संघर्ष करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। तो चिंताएं भी प्रेरित करती हैं, ऐसी बात नहीं है कि चिंताएं प्रेरित नहीं करती हैं। चिंताएं भी एक स्तर तक होने पर व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं, परंतु चिंताएं जब एक सीमा को क्रॉस कर जाएंगी, अधिक हो जाएंगी, तो वह कष्टप्रद बन जाती है। वो कष्ट देना शुरू कर देती है हमारे शरीर को, हमारे मन को, हमारी मनस्थिति को, वो बहुत कष्ट देना शुरू कर देती है। शिक्षण के क्षेत्र में भी छात्रों में चिंता होना एक सामान्य एवं स्वाभाविक बात है। हम अक्सर ये देखते हैं कि पढ़ने वाले बच्चों में, चाहे वे छोटे बच्चे हों चाहे वो बड़े बच्चे हों, उनके अंदर चिंता होना एक स्वाभाविक बात है, परंतु अधिक मात्रा में ये हानिकारक है। इसलिए प्रयास ये रहे कि वो अधिक मात्रा में ना हो। अब देखते तो हाँ, फ्राइड जैसे मनोवैज्ञानिकों ने चिंता के दो प्रकार बताए हैं, एक अस्थायी चिंता और एक स्थायी चिंता। सबसे पहले हम देखते हैं अस्थायी चिंता क्या है। कह रहे कि व्यक्ति में वातावरण के साथ अस्थायी कारण उत्पन्न होने पर, अस्थायी जैसे कोई दुर्घटना हो गई, किसी को दंडात्मक कोई स्थिति मिल गई, किसी को कोई पनिशमेंट मिल गई, या किसी को कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई जो एकदम हो गई, इस प्रकार की कोई दुर्घटना होना, दंडात्मक क्रिया आना, या इस प्रकार की जो सिचुएशन एकदम उत्पन्न होती है, एकदम कोरोना आ गया, किसी को नहीं पता था लॉकडाउन देश होगा, लोग कहाँ कहाँ फंसे रह गए। तो इस प्रकार जो एकदम
वातावरण से या प्रकृति के द्वारा या किन्हीं कारणों से दुर्घटना आदि से जो उत्पन्न होने वाली चिंता है वो अस्थायी चिंता की श्रेणी में आती है। दूसरी जो स्थायी चिंता है वो किसी परिस्थिति के सतत रूप से उपस्थित रहने पर होती है। एक चीज़ जब कोई स्थिति है और वो सतत लगातार हमारे साथ बार बार वो हमारे साथ लगी रहती है तो हमें स्थायी चिंता हमारे सामने उपस्थित हो जाती है। यह व्यक्ति का एक गुण बन जाता है और बाद में व्यक्ति इसको क्या है, अपना एक गुण बना लेता है। इसलिए इस स्थायी चिंता, इसको हम स्थायी चिंता कहते हैं। शैक्षणिक चिंता एक प्रकार की स्थायी चिंता में आती है। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जो शैक्षणिक चिंता होती है वो स्थायी चिंता के अंदर आती है, जिसमें विद्यार्थी को शिक्षण संस्था के द्वारा जो समस्या क्रिएट हो सकती है वो भी एक चिंता का विषय है, क्योंकि वो स्थायी है, वहाँ 4-5 साल जाना ही जाना है, ये 2 साल 3 साल 1 साल जो भी है। उसके शिक्षकों के कारण, उसमें जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनसे तालमेल बनता है या नहीं, उनसे आत्मीयता बनती है या नहीं, उससे अच्छे रिलेशन गुरु शिष्य वाले बनते हैं नहीं, या जो साथ में पढ़ने वाले सहपाठी हैं। कई बार ये देखने में आता है साथ में पढ़ने वाले सहपाठियों के कारण भी व्यक्ति तनाव में आ जाता है, और अक्सर छोटे बच्चों में ये समस्या पाई जाती है, क्योंकि छोटे बच्चे लड़ाई और झगड़ा करते हैं, एक दूसरे को मारपीट करते हैं, जिसके कारण से ये समस्या अक्सर अपने सहपाठियों से खड़ी होती है। हालांकि बड़े बच्चों में इस प्रकार की समस्या नहीं आती है, क्योंकि वो समझदार हो जाते हैं, चिंतन मनन करना शुरू कर देते हैं, वो इस बात पर विचार करते हैं कि इसमें कुछ नहीं रखा है। लेकिन छोटे बच्चे 10वीं 12वीं तक के बच्चे इस विषय में ज़्यादा रहते हैं। उसके बावजूद कुछ विषय जब हम पढ़ते हैं तो जिसमें मैथ है सबसे ज़्यादा लोग, अंग्रेजी है, साइंस है, इन सब को लेकर भी बच्चे जो है बड़े भययुक्त रहते हैं, बड़े घबराए रहते हैं कि क्या होगा साइंस के अंदर, क्या होगा मैथ के अंदर, रिजल्ट अच्छा आएगा नहीं आएगा, कितने अच्छे नंबर मार्क्स आएंगे, पास हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो इन विषयों को लेकर भी बच्चे बड़े घबराहट में रहते हैं, चिंता में रहते हैं। उसके बावजूद विद्यार्थी जब प्रतियोगिता में उतरता है, किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम को देता है, प्रतियोगिता में जाता है, तब कई मानसिक कारक और संवेगिक कारक उसकी प्रतियोगिता को प्रभावित करते हैं। तब हमारा मनस शरीर जो है मानसिक स्तर और संवेगात्मक स्तर उसको प्रभावित करता है। कई बार कहीं जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, तो उस समय की परिस्थिति, उस समय की सीटिंग, उस समय, कल तो सारे ऑनलाइन एग्ज़ाम हैं, तो उस सारी चीज़ें हमें उस समय प्रभावित करती हैं और वो हमारी मानसिक और संवेगिक कारक बन जाते हैं और हमें प्रभावित करते हैं। प्राय यह देखा जाता है कि दबाव, दुःनिश्चितता और कुंठाओं से ग्रसित विद्यार्थी कक्षा कार्य व अन्य शैक्षणिक कार्य नहीं करता है। हम अक्सर ये बात देखते हैं कि जो बच्चे दबाव में रहते हैं, अनिश्चित रहते हैं, कुंठाओं से ग्रसित रहते हैं, जिसको हम ये कहते हैं कि ये तो अपने अपने अंदर ही रहता है, ये बड़ा क्या सोचता रहता है, एकदम भड़क जाता है, वो कुंठित लोग होते हैं। तो ऐसे जो कुंठाओं से ग्रसित विद्यार्थी होते हैं उनके शैक्षणिक कार्य बहुत प्रभावित होते हैं, वो अपने शैक्षणिक कार्यों को बहुत प्रभावी रूप से नहीं बना पाते हैं, अर्थात प्रभावी रूप से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये कारक विद्यार्थियों के मानसिक एवं दैहिक कार्यशैली को प्रभावित करते हैं। ये जो उपयुक्त थे वो शारीरिक, मानसिक, दैहिक और कार्यशैली को प्रभावित करने वाले कारण हैं। इससे उसकी ध्यान प्रणाली, उस छात्र की जो कंसंट्रेशन है, एकाग्रता है, वो उस पर नियंत्रण कम हो जाता है। जब कुंठा आ जाती है, भय आती है, अनिश्चितता होती है, तो व्यक्ति की जो कंसंट्रेशन पावर है, ध्यान प्रणाली है, वो अनियंत्रित हो जाती है, और अनियंत्रित होने से क्या होगा, एकाग्रता भंग हो जाएगी, और एकाग्रता भंग होने से वो अपने कार्य को पूर्णता से निष्पादन नहीं कर पाएगा। अब इसमें हम लक्षण देखते हैं। चिंता मानसिक अनुभूति है, ये हम पहले भी कह चुके हैं कि चिंता एक मानसिक अनुभूति है जिसके केंद्र में भय ही विद्यमान रहता है, और जब इसके केंद्र में क्या है, भय रहता है, हरदम भय की अवस्था विद्यार्थी में बनी रहती है, जिसके कारण से विद्यार्थी या व्यक्ति एकाग्रता भंग हो जाती है। जो हमने पूर्व में चर्चा की थी कि उसकी एकाग्रता की पावर जो है वो समाप्त हो जाती है, और उस एकाग्रता समाप्त होने पर कभी भी वह बच्चा या वो व्यक्ति निर्णय नहीं दे पाएगा। कोई भी एकदम सिचुएशन आएगी
तो तुरंत निर्णय लेने की क्षमता उसकी समाप्त हो जाएगी, तो वो निर्णय लेने में असमर्थ हो जाएगा। कार्य में अरुचि पैदा हो जाएगी, व्यक्ति अशांत रहने लगेगा, स्वाभाविक रूप से चिड़चिड़ा हो जाएगा और पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। अब चिंता मानसिक तनाव के कारण भी होती है, जैसे परीक्षा के समय चिंता होना स्वाभाविक है। कहीं साक्षात्कार है, इंटरव्यू है, उस समय अपने से बड़े अधिकारी के द्वारा कोई बात कह दी है, कोई कमेंट कर दिया है, कोई प्रताड़ना दी है, इत्यादि बहुत सारे कारण हैं जो चिंता का स्वाभाविक होना होता है। चिंता के शरीर पर दुष्परिणाम, अर्थात चिंता यदि किसी को है तो उसके शरीर पे किस प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं, किस प्रकार के शरीर पे, हमारी मांसपेशियों पे, मानसिक स्तर पे क्या प्रभाव होते हैं, इसको हम अब देखते हैं। चिंता के कारण शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं, जिस प्रकार से हृदय की धड़कन बढ़ जाना, छाती में भारीपन, पीड़ा, हाई बीपी, रक्तचाप का बढ़ जाना, पढ़ाई में मन न लगना, श्वास पर श्वास में तेजी हो जाना, मांसपेशियों में अकड़न हो जाना, शरीर में पीड़ा हो जाना, शरीर में कंपन होना, बैलेंस नहीं बन रहा, इतना घबराहट हो गई है कि अब वो शरीर में उठ नहीं रहा है, कंपन शुरू हो गई है। असामान्य व्यवहार, जब इस स्थिति में होते हैं तो हम लगभग ये देखते हैं चिंता से ग्रस्त व्यक्ति असामान्य व्यवहार करता है, उसका मन नहीं करता है, उठने का काम नहीं करता है, कोई काम वो मन से नहीं करता है, तो उसका व्यवहार भी असामान्य होता है और उसको नींद अच्छी नहीं आती है और नींद बार बार टूटती है और उसको सपने भी बुरे बुरे आते हैं। चिंता के कारण मानसिक प्रभाव, शारीरिक प्रभाव था, अब हम मानसिक प्रभाव देखते हैं। चिंता के कारण मानसिक लक्षणों के अंतर्गत छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान होना, चिढ़ जाना, इरिटेट होना, ये समस्या जो है अक्सर ये हम देखते हैं। मानसिक अस्थिर, उसका जो मन है वो अस्थिर रहेगा, कोई निर्णय स्थिरतापूर्वक नहीं है, कभी कुछ बोलेगा कभी कुछ बोलेगा, अस्थिरता रहेगी हरदम। विचारों में द्वंद्व की स्थिति रहेगी, विचारों में हरदम द्वंद्व चलता रहेगा, निर्णय लेने की क्षमता का भाव हो जाएगा, निर्णय नहीं ले पाएगा, हीन भाव से पूरा भर जाएगा एकदम, मैं मर तो नहीं जाऊंगा, मैं ये तो नहीं हो जाऊंगा, मैं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, एकदम हीन, पूरी नेगेटिव जो है, नेगेटिव रूप से वो भर जाता है। भविष्य को अंधकारपूर्ण समझने लगता है, सोचता है कि मेरा भविष्य अंधकारपूर्ण है, मेरा क्या होगा, मैं जी पाऊंगा नहीं, मैं आगे कुछ कर पाऊंगा या नहीं, इस प्रकार जो है अपने भविष्य को वह अंधकारपूर्ण समझने लगता है। असुरक्षा की भावना है, असहनशीलता है, सहनशील नहीं होता, गुस्सा आएगा, बार बार कुछ न कुछ उल्टा पुल्टा बोल देगा, कुछ भी कह देंगे, इरिटेट हो जाएगा, चिड़चिड़ापन हो जाएगा, इस प्रकार के लक्षण जो है होते हैं। और ये सारे लक्षण जो हैं उस व्यक्ति को रात को अधिक प्रभावित करते हैं और रात को अधिक प्रभावित करने से वो रात को ज़्यादा बेचैन होता है और उसको निद्रा नहीं आती है, इसलिए वो और ज़्यादा परेशान होता है और ज़्यादा असुरक्षित महसूस करता है। अब जो उपर्युक्त हमने चिंता की चर्चा की है, अब इससे हम मुक्ति कैसे पा सकते हैं, क्योंकि चिंता तो ठीक है, बहुत एक्सप्लेन हो गई, सारी बातें हो गई है, चिंता क्या है, कैसे है, शारीरिक लक्षण क्या है, मानसिक लक्षण क्या है, सारी स्थिति पीरियड हो, लेकिन चिंता से मुक्ति कैसे प्राप्त करें। तो विद्यार्थियों के शैक्षणिक कार्यों के प्रति या अन्य स्थितियों के प्रति होने वाली चिंताओं से, जो विद्यार्थियों के शैक्षणिक कार्यों में या अन्य कार्यों में होने वाली जो चिंताएं हैं, उससे मुक्त रखने के लिए, चिंताओं के स्तर को घटाने के लिए आज शैक्षणिक जगत के अंदर कई प्रकार की विधियां आ गई हैं और उपयोग में ली जाती हैं। इसमें हमने कई बार देखा है कि चिंता प्रबंधन की युक्तियां का उपयोग आजकल किया जाता है। बहुत सारी चिंताएं को दूर करने की प्रविधि हैं, लेकिन एक है चिंता प्रबंधन युक्तियां, उसका भी प्रयोग किया जाता है। इसमें विद्यार्थियों को सिखाया जाता है कि वह किस प्रकार से चिंताओं का सामना कर सकेगा, किस प्रकार से हमें अपने स्थितियों से सामना करना है, किस प्रकार से हमें निपटना है। शारीरिक रूप से प्रगामी स्थलीकरण द्वारा भी विद्यार्थियों की चिंता को दूर किया जाता है। ऐसे ही सम्मोहन और स्वयं मोहन अर्थात आत्म सम्मोहन, आत्मबोध के द्वारा, अभय की परीक्षा के द्वारा हम बच्चों को चिंताओं से मुक्त कर सकते हैं। यदि वो केवल ये सोच ले कि नहीं मुझे कुछ नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं अपने कार्य अच्छे से करूँगा, दृढ़ संकल्प आत्म सम्मोहन के द्वारा भी हम बच्चों की चिंताओं को
एक स्तर तक दूर कर सकते हैं। वर्तमान समय में बहुत सारे शोध हो रहे हैं और शोध हो भी चुके हैं। तो इन शोधों में देखने पर हमें मिलता है कि ध्यान एवं योग के बहुत सारे अभ्यासों के द्वारा, अवयवों के द्वारा साधारण व्यक्ति एवं विद्यार्थियों की चिंताओं को कम किया जाता है। किसके द्वारा? ध्यान के द्वारा, आसनों के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, एकाग्रता के द्वारा, धारणा के द्वारा, समाधि की अवस्था को किस प्रकार पाएंगे, उस बात को कह करके बच्चों की, सामान्य व्यक्तियों की चिंताओं को दूर किया जा रहा है। विश्व भर में कई वैज्ञानिक, कई मनोवैज्ञानिक और कुछ समाजशास्त्री पिछले कुछ दशकों से योग अभ्यास से मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन कर रहे हैं। ध्यान के द्वारा और योग के अभ्यास के द्वारा कुछ समाजशास्त्री, वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक लोग ये देखना चाह रहे हैं और देख रहे हैं कि मानव जीवन पे इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। उसका अध्ययन कर रहे हैं, उसकी स्टडी चल रही है, उसकी रिसर्च चल रही है। विश्व भर में ध्यान की लगभग 118 पद्धतियाँ प्रचलित हैं। जो हमारा ध्यान है, हमारे भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है योग, उसकी जो एक इकाई है ध्यान, उसकी 118 पद्धतियाँ आज विश्व भर में प्रयोग में लाई जा रही हैं। कुछ पद्धतियों पर तो शोध भी हुए हैं और कुछ पे अभी हो रहे हैं। तो इन ध्यान पद्धतियों के अतिरिक्त योग में विशेष रूप से आसन, प्राणायाम, यम और नियम आदि के द्वारा भी शोध हो चुके हैं और कुछ प्रगति पर हैं, अर्थात हो रहे हैं। विश्व भर में प्रचलित विभिन्न ध्यान की पद्धतियों में महर्षि महेश योगी द्वारा प्रस्तुत भावातीत ध्यान पद्धति पर सबसे अधिक शोध हुए हैं। विश्व भर में सबसे अधिक शोध जो है भावातीत ध्यान के ऊपर हुए हैं। उसके बाद विपश्यना पे, परीक्षा पे भी अनेक शोध भारत के अंदर भी और भारत से बाहर भी हुए हैं। उसके बाद गायत्री मंत्र पे, ओम की ध्वनि के ऊपर और अनेक मंत्र के ऊपर मंत्र थेरेपी के द्वारा ध्यान है, जो व्यक्ति की चिंताओं, छात्रों की चिंताओं को दूर करने का प्रयास किया गया है और अभूतपूर्व उनके परिणाम भी आए हैं कि उन्होंने जो शोध किए हैं, उन्होंने देखा है कि व्यक्तित्व विकास में जो बाधक कारक थे वो इन अभ्यासों के द्वारा, चाहे वो ओम का जाप हो, गायत्री का जाप हो या भावातीत हो, विपස්සना हो, प्रेक्षा हो, उनसे उनका जो स्ट्रेस था, उनकी जो चिंताएं थी, उनका जो तनाव था, वो एक स्तर तक समाप्त हो गया, एक स्तर तक वो प्रभावहीन हो गया है। ये परिणाम हमने सामने देखे। इसी प्रकार से हमने भी एक बार छात्रों की शैक्षणिक चिंताओं को दूर करने के लिए एक शोध किया, रिसर्च किया, जिसके परिणाम भी बहुत सकारात्मक हुए। उसका मैं थोड़ा सा संक्षेप में आपको चर्चा कर देता हूँ। हमने एक बार जो है एक दिल्ली शहर के एक उच्च माध्यमिक विद्यालय के 7वीं कक्षा के 2 सेक्शन को लिया, 2 खंडों को लिया और एक क्लास में 30-30 बच्चों को हमने चुना और हमने जो है 30-30 बच्चों के 2 समूह बनाए, 2 समूह में उनको विभाजित किया। एक का नाम था प्रायोगिक समूह और एक का नाम था नियंत्रित समूह। छात्रों की औसतन जो आयु थी वो 14 वर्ष के आसपास थी और समान आर्थिक और सामाजिक स्तर थे। क्योंकि हम जब भी कोई शोध करते हैं तो इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ता है कि जिन बच्चों को हमने लिया है, चाहे वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हो, चाहे वो कंट्रोल ग्रुप हो, अर्थात प्रायोगिक समूह या नियंत्रित समूह हो, उनकी उम्र, उनका आर्थिक और सामाजिक स्तर एक होना चाहिए। क्योंकि यदि आर्थिक और सामाजिक स्तर एक नहीं होगा तो परिणाम भी प्रभावी रूप से नहीं आएंगे। तो इस प्रकार से हमने जो है वो सरकारी स्कूल को चुना, क्योंकि सरकारी स्कूल में लगभग एक ही परिवेश के, एक ही सामाजिक और आर्थिक स्तर के लोग आते हैं। तो लगभग उनकी उम्र जो है 14 वर्ष थी और हमने इस
के लिए जो टेस्ट किया, वो टेस्ट उसका नाम था शैक्षणिक चिंता मापिनी एवं इसकी निर्देशिका। और ये जो टेस्ट थे प्रोफेसर एस के पाल, डॉक्टर करुणा शंकर मिश्र और डॉक्टर कल्पना पांडे हमने बनारस से मंगवाए। और ये टेस्ट हमने जब 2 ग्रुपों में बांटा, उससे पहले ये टेस्ट लिया। उसके बाद जब हमने इनको 2 ग्रुपों में डिवाइड किया, उसके बाद हमने इन बच्चों को जो कंट्रोल ग्रुप था और जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था, तो उसमें हमने नियंत्रित समूह को और प्रायोगिक समूह को, तो नियंत्रित समूह को हमने कुछ नहीं कराया और प्रायोगिक समूह को उसके बाद हमने एक प्रक्रिया की, एक शेड्यूल बनाया, आसनों का, प्राणायाम का, ध्यान का, और हमने ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं उनको 45 डेज कराई। प्रायोगिक समूह के बच्चों को 45 दिन तक हमने प्रतिदिन 50 मिनट तक ध्यान और कुछ सिलेक्टेड आसन और प्राणायाम का अभ्यास कराया, जबकि नियंत्रित समूह दैनिक अपने सामान्य कार्यकलाप करते रहे। उसमें उनका कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं था। जिस प्रकार से विद्यालय लगता है, जिस प्रकार से वो कार्य कर रहे थे, उसी प्रकार से अपने क्लास अटेंड करते रहे, अपना जीवन का कार्य करते रहे। और प्रायोगिक समूह को हमने प्रतिदिन 50 मिनट का योग अभ्यास कराना शुरू किया। अब जब हमने 45 दिन के बाद इन दोनों समूह के शैक्षणिक चिंता मापनी का पुनः परीक्षण किया, तो हमें बहुत अच्छा रिजल्ट प्राप्त हुआ, क्योंकि उस शैक्षणिक चिंता मापनी के अंदर जो ऑब्जेक्टिव टाइप में जो क्वेश्चन थे, जो पहले हमने लिया था और बाद में हमने जब लिया है, तो जो प्रायोगिक समूह था उसके अंदर 50% से ज़्यादा बच्चे सकारात्मक हो गए। जिनको अपने साथियों से भय था, वो भय मुक्त हो गए। जिनको स्ट्रेस था टीचर के कारण, होमवर्क के कारण या स्कूल के इन्वायरमेंट के कारण, वो सारा का सारा समाप्त हो गया, क्योंकि हमने उनको अभय की परीक्षा कराई। हमने मेडिटेशन में उनको बताया कि आप अपनी बात को रखिए, आप बात को समझिए। कोई टीचर यदि समझाता है उसको समझिए, नहीं आता है तो 2 बार पूछिए, प्यार से पूछिए, 3 बार पूछिए, अपने साथियों में उसका डिस्कस कीजिए, चर्चा कीजिए। और जो बच्चे उनको तंग कर रहे थे, परेशान कर रहे थे, तो उसके लिए हमने उनको कहा कि आपको उससे डरना नहीं है। आप अपनी बात टीचर को प्रेजेंट कीजिए, आप अपनी बात अपने पेरेंट्स को बताइए कि आपको इस प्रकार से तंग किया जा रहा है, आप घबरा क्यों रहे हैं, आप दब क्यों रहे हैं, आप चुप क्यों रह रहे हैं। तो जब इस प्रकार से हमने आसनों और ध्यान का अभ्यास कराया, प्राणायाम का अभ्यास किया, वैचारिक रूप से भी हमने उनको अच्छे से प्रेजेंट किया, अभय की परीक्षा कराई, तब जाकर के हमने देखा कि हमारा जो परिणाम था वो बहुत बेहतर था। और जो प्रायोगिक समूह वाले बच्चे थे वो नियंत्रित समूह से कहीं बेहतर प्रदर्शन उनका था, और जो पूर्व में टेस्ट लिया गया था उस टेस्ट से वो 50% जो प्रायोगिक समूह वाले बच्चे थे उनका सकारात्मक रिजल्ट रहा। अब हम देखते हैं कि चिंता को दूर करने के आज के समय में क्या उपाय है। सबसे पहले चिंता को दूर करने का उपाय स्वयं है, स्वयं की सहायता, अपने से शुरू होना। तो अपने से शुरू कैसे हो सकते हैं कि जो बात आपको खाई जा रही है, जो बात आपको प्रभावित कर रही है, जो बात आपकी मनस्थिति को डिस्टर्ब कर रही है, उस बात को आप अपने मित्रों से, अपने माता पिता से, अपने दोस्तों से चर्चा कीजिए। और ज़रूरी नहीं है कि आप जाके गले मिल के बात करें। आजकल कोरोना का समय है, ध्यान रखना, आप फ़ोन से भी बात कर सकते हैं, आप वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, आप चैटिंग के द्वारा भी कर सकते हैं। तो आप अपनी बात को अपने मित्रों से, अपने दोस्तों से, अपने जिस हैं अपने माँ बाप से कहिए। मैं कहता हूँ जब आप अपनी बात कहेंगे तो 100% कोई ना कोई समाधान जरूर होगा। और हमारे कि जब हम अपनी मन की बात किसी को बोलते हैं तो मन हल्का हो जाता है,
इतनी भी बोलते हैं। और हमारे यहाँ तो सोशल एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा होती हैं, इसलिए भी लोग जो है परेशान कम होते हैं। अन्य देशों में जहाँ पे भाईचारा नहीं होता है, एक दूसरे से बातें नहीं करते हैं, वहाँ के लोग ज़्यादा चिंताग्रस्त होते हैं। हमारे यहाँ के लोग कम चिंताग्रस्त इसलिए होते हैं कि हम एक समाज में एक साथ बातें करते हैं, एक प्लेटफार्म पर बैठते हैं, बातें करते हैं और अपनी मन की बातों को निकालते हैं। आप गांव में देख लीजिए, बहुत सारी बूढ़ियाँ लेडीज़ इकट्ठी होकर गीत गाती हैं, बहुत सारे लोग ताश खेलते हैं, हुक्का पीते हैं। ये क्या है? ये सोशल प्लेटफॉर्म है, ये स्वयं सहायता समूह है, जो आप अपनी तनाव को, अपनी चिंता को दूर करने का एक तरीका है। और उस समय जिस समय सारी बुजुर्ग महिलाएं बैठी होती हैं, तो वो अपने दिल की भड़ास निकालती हैं, अपनी बहुओं की चुगली करती हैं, घर की बातें करती हैं। तो उससे क्या होता है? उनका दिल हल्का हो जाता है, उनका मन उस चिंता से ग्रसित नहीं होता है। जो दिन भर की बातें थी वो शाम को सारी जाकर उड़ेल देती हैं और वो फिर फ्रेश हो जाती हैं, क्योंकि वो सारे हम उम्र होते हैं, हम उम्र एज के होती हैं, और वो उसी उम्र के होते हैं, उसी लेवल के लोग, उसी लेवल की महिलाएं होती हैं। तो इस प्रकार वो अपनी मन की जो भाफ है, भड़ास है, वो निकाल देती हैं, तो उनके तनाव उस समय दूर हो जाता है। पर डे के ये होता है। तो सबसे पहले तो स्वयं सहायता आपको लेनी पड़ेगी, अपने मन से अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को, अपने माता पिता को, अपने गार्जियंस को आपको ये बताना पड़ेगा। दूसरी बात, हम किसी भी अच्छे परामर्शदाता से या किसी काउंसलर से अपनी समस्या की समाधान के लिए चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि आजकल जो है काउंसलिंग अच्छे से और समाज में प्रचलित हो चुकी है। हो सकता है पुराने समय में इस प्रकार की बात ना हो, लेकिन आज हम देखते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर भी हम काउंसलिंग करते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर भी हम एडवाइजरी लेते हैं। छोटी छोटी जुकाम हो गया, 4 लोगों से पूछते रहे क्या करेंगे, तो वो एडवाइजरी है, वो परामर्श है। तो इस प्रकार से जब आप तनाव युक्त होते हैं, तो आपका सेकेंडरी ये बनता है कि आप किसी साइकोलॉजिस्ट से, आप किसी परामर्शदाता से, आप किसी काउंसलर से अपनी बात को प्रेजेंट कीजिए, उसे समाधान लीजिए, उसे ढूंढिए, उसे बोलिए। और आजकल ये काम जो है योगाचार्य भी करते हैं कि वो चिंता से मुक्त करने के लिए बहुत सारे परामर्श देते हैं। ये भी एक अच्छी बात है कि योग वाले व्यक्ति, आयुर्वेद वाले व्यक्ति, नेचुरोपैथी वाले व्यक्ति, एक्यूप्रेशर वाले व्यक्ति आजकल परामर्श कर रहे हैं और समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है। उसके बाद तीसरी चीज़ आती है दवाई। मैं इस पे ज़्यादा सहमत नहीं हूँ, लेकिन फिर भी डॉक्टर से परामर्श करके, डॉक्टर से डिस्कस करके, आप अपनी समस्या बता करके कुछ समय के लिए दवाई का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यदि आप लंबे समय के लिए दवाई का प्रयोग करेंगे तो फिर वो आपको किसी न किसी स्तर पर नुकसान पहुंचाएगी। इसलिए चिंता के उसमें आप दवाई का प्रयोग ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन फिर भी यदि आपको करनी पड़ती है तो आप उसको आदत ना बनाएं, उसको आदत न पड़ने दें, कुछ समय के लिए उसका प्रयोग कर सकते हैं, बाद में उसको आपको छोड़ना चाहिए। अब चिंता को दूर करने के शारीरिक उपाय क्या हैं? अभी तक हमने स्वयं सहायता, परामर्श और दवाई के बारे में चर्चा की। अब हम चर्चा करते हैं कि शारीरिक क्या काम कर सकते हैं जिससे हमारी चिंता दूर हो जाए। तो सबसे पहले शारीरिक में हमारा श्रम है, शारीरिक श्रम, मेहनत। सारे दिन यदि बैठे रहेंगे, खाते रहेंगे, तो फिर मोटापा आएगा, चिंता आनी स्वाभाविक है, क्योंकि एक ही विषय का चिंतन कर रहे हैं और उस हमारे शरीर की जो क्रियाकलाप हो रहे हैं वो मंद पड़ जाएंगे। जैसे हमने कहा, उपयुक्त कहा था कि पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाएगी, डायबिटीज़ हो सकती है, इस प्रकार की अनेक समस्याएं हो सकती हैं। तो इसलिए शारीरिक श्रम करना बहुत ज़रूरी है। यदि शारीरिक श्रम नहीं करेंगे तो चिंता से मुक्त होना असंभव है। इसलिए शारीरिक श्रम करना चाहिए। चिंता रूपी व्याधि जो है वो शारीरिक श्रम करने से शांत हो सकती है, कम हो सकती है। उसके बाद शारीरिक श्रम के साथ साथ क्या शारीरिक श्रम कर सकते हैं, क्योंकि ठीक है शारीरिक श्रम तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन इस समय में अपने घर में रहते हुए, सुरक्षित रहते हुए क्या शारीरिक श्रम कर सकते हैं? तो हम व्यायाम कर सकते हैं, योगाभ्यास कर सकते हैं। तो व्यायाम और योगाभ्यास करने से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास हो जाएगा। जब हम कोई भी व्यायाम करेंगे, कोई भी योगाभ्यास करेंगे जो निश्चित है, ऐसा नहीं कोई भी उठाया और किया, नहीं, शारीरिक स्थिति को देख करके, अपनी उम्र को देख करके,
और किसी योग के शिक्षक से या फिजिकल एजुकेशन के शिक्षक से, शारीरिक शिक्षक से परामर्श करके ही आप उन क्रियाओं का, उन योगाभ्यासों का सिलेक्शन करें। अन्यथा शारीरिक शिक्षा, शारीरिक श्रम, शारीरिक व्यायाम और योग के अभ्यास भी आपको किसी स्तर पे हानि दे सकते हैं। ये संभावनाएं बन सकती है, ऐसा होता नहीं है लेकिन फिर भी संभावनाएं बन सकती है। इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप कोई योगाभ्यास शुरू करें उससे पहले किसी अच्छे योग गुरु से उसका विचार विमर्श कर लें। व्यायाम जो है चिंता और तनाव का मुकाबला करने के लिए सर्वोत्कृष्ट आयाम है। हमने देखा है कि व्यायाम के द्वारा, योगाभ्यास के द्वारा हम चिंता से को मुकाबला कर सकते हैं, हम तनाव से मुकाबला कर सकते हैं, और ये एक सबसे सर्वोत्कृष्ट विधि है तनाव को दूर करने की। और आज तक के प्रयोगों में ये सिद्ध भी हुई है कि व्यायाम, एक्सरसाइज, योग जो है वो तनाव संबंधी समस्याओं को दूर करने में बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। व्यायाम के निरंतर अभ्यास के कारण हृदय नलिकाओं और प्रतिरोधक प्रणाली सुरक्षा अर्थात हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती है। इसका कारण ये भी है, जो हम ऊपर व्यायाम की बात कर रहे हैं, हम योगाभ्यास की बात कर रहे हैं, हम फिजिकल एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, इनके करने से हमारे हृदय की नलिकाएं और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमताएं बढ़ जाती हैं। व्यायाम शारीरिक रूप से हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है और उसको सुदृढ़ बनाता है, हमारे तंत्रिका तंत्र को मजबूत बनाने का काम करता है। प्रत्यक्ष और मनोवैज्ञानिक प्रभावों से मन को आनंदित करता है। व्यायाम करने से हमारे मन में प्रसन्नता की भावना क्रिएट होती है, अर्थात आनंद का भाव क्रिएट होता है। यह हमें रोज़मर्रा की चिंताओं, तनाव से दूर रहने में सहायता करता है। इसलिए एक सकारात्मक मार्ग ये हमें दिखाता है। इसलिए हमें व्यायाम, एक्सरसाइज या योग का अभ्यास करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि चिंता से निजात करने के लिए यौगिक उपचार क्या है। हम किस प्रकार से योग के द्वारा, केवल अभी हमने सारी चीज़ें ली, सारी एक्टिविटीज़ ली, फिजिकल एक्सरसाइज आदि सब कुछ चीज़ों का समूह को लिया, लेकिन यदि अब हम केवल योग के द्वारा ये चाहते हैं कि हम अपने तनाव को कम करें, हम अपनी चिंताओं को कम करें, तो कैसे कर सकते हैं? तो कहते हैं कि चित्त की अति सक्रियता की स्थिति, जो चित्त है उसकी जो अति सक्रियता है, उसकी जो अति सक्रियता की स्थिति है, चिंताग्रस्तता को कम करने का उपचार इसका योग का मुख्य उद्देश्य है। और चित्त की अति सक्रियता ही नाश के कारण है, क्योंकि योग दर्शन में कहा है योगश चित्त वृत्ति निरोध है। चित्त की वृत्तियों को ही तो रोकना है, लेकिन यहाँ अधिक सक्रिय हो जाती हैं। तो उपचार का मुख्य उद्देश्य है कि चित्त की सक्रियता को कम करे। तो योग अभ्यास क्या करता है जी? तो योग अभ्यास में सर्वप्रथम हम चिंताओं को दूर करने में षटक्रम का अभ्यास कर सकते हैं। षटक्रम के द्वारा हम चिंता को दूर कर सकते हैं। और षटक्रम में क्या आएंगी? जैसे जलनेति, सूत्रनेति, कपालभाति। ये क्रियाएं चिंता और तनाव को दूर करने में मुख्य रूप से प्रयोग की जा सकती हैं। उसके बावजूद षटक्रम करने के बाद हम जो है सूक्ष्म क्रिया और स्थूल क्रियाओं का अभ्यास कुछ कर सकते हैं, जिसमें आपकी मेधा शक्ति विकासक क्रिया है, स्मरण शक्ति विकासक क्रिया है, बुद्धि तथा धृति शक्ति विकासक क्रिया है, ऊर्ध्वगति आदि भी है। और जैसे ही हम षटक्रम करेंगे, जलनेति सूत्रनेति करते हैं, तो उसके बाद अक्सर स्वामी रामदेव जी कहते हैं कि चिंता को दूर करने के लिए 2-2 ड्रॉप गाय का घी डाल लें, और गाय का घी सुलभ ना हो तो बादाम रोगन डाल लें, उससे भी। और उसके करने के बाद और रात को सोते समय 2-2 बूंद नाक के अंदर यदि गाय का घी डालते हैं तो भी आपका तनाव, आपकी चिंता कम हो सकती है। लेकिन जलनेति और सूत्रनेति के बाद तो ये करना ही चाहिए। उसके बाद बात करते हैं सूर्य नमस्कार की। तो एक व्यक्ति जब चिंता से ग्रस्त होता है तो 1 से 2 अभ्यास, और 2 से 4 और 4 से 5 सूर्य नमस्कार तक वो सामान्य अवस्था में कर सकता है। लेकिन यदि शारीरिक स्थिति इतनी ठीक नहीं है तो वो 1 सूर्य नमस्कार करे, उससे भी काम चल जाएगा। लेकिन धीरे धीरे उसको बढ़ा ले, क्रम को बढ़ा ले। उसके बाद अब आसनों की बात करते हैं। पवनमुक्तासन, सर्वांगासन, मत्स्यासन, गोमुखासन, वक्रासन, अर्धमच्छिंद्रासन, उष्ट्रासन, शशांकासन, पश्चिमोत्तानासन, मकरासन, भुजंगासन,
ताड़ासन और कटी चक्रासन, और लास्ट में है शवासन और मकरासन। ये दोनों भी आसनों के करने के बाद जरूर करें। शवासन को करें, बालासन को करें और मकरासन को करें। इन तीनों से आप बिल्कुल थकान मुक्त हो जाएंगे और तनाव मुक्त हो जाएंगे, और एकदम शरीर जो है आपका मन चित्त रिलैक्स हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। उसके बाद हम प्राणायाम की चर्चा करते हैं। प्राणायाम में नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम कर सकते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं, उज्जाई प्राणायाम कर सकते हैं, शीतकारी प्राणायाम कर सकते हैं, शीतली प्राणायाम कर सकते हैं, और भस्त्रिका प्राणायाम भी कर सकते हैं। अब प्राणायाम के बाद यदि हम चर्चा करते हैं योग निद्रा की, जो हमने ऊपर भी बताई थी कि योग निद्रा श्वास प्रेक्षा ध्यान, शरीर प्रेक्षा ध्यान आदि भी हम कर सकते हैं। लेकिन योग निद्रा स्थूल रूप से होती है, तो इस परिस्थिति में योग निद्रा काफ़ी फायदेमंद होती है, क्योंकि अचेतन स्तर पर काम करके शरीर और मन को यह सम अवस्था में लाती है योग निद्रा। इसको भी आप कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में हम ध्यान की बात करते हैं कि ओम का ध्यान कर सकते हैं, गहरी लंबी गहरी श्वास लेना और छोड़ना अर्थात श्वास प्रेक्षा कर सकते हैं, प्रणव ध्यान कर सकते हैं, चक्र ध्यान कर सकते हैं, और ओम का और गायत्री का जप का भी ध्यान कर सकते हैं, और निराकार ईश्वर का ध्यान कर सकते हैं। इस प्रकार से हम अनेक ध्यान की जो पद्धतियां हैं, 118 पद्धतियां लगभग हमारे देश और विदेश में चल रही हैं, उनका भी हम इसमें प्रयोग कर सकते हैं। अभी कहने को तो मुझे अभी इनका वैज्ञानिक प्रभाव भी बताना था, लेकिन समय कम रह गया है, क्योंकि नवदीप जी और डॉक्टर विक्रम जी अक्सर कहते हैं कि क्वेश्चन आंसर का समय भी रख लिया करो थोड़ा सा, और 5 से 7 मिनट अभी क्वेश्चन आंसर की बची हैं। तो यदि किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकता है, और जो मेरा रह गया है, जो मुझे आपको और बताना था, वो कभी अगली बार जब हमें मौका देंगे डॉक्टर विक्रम जी और नवदीप जी, तब हम आपको ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए यदि आपके पास कोई क्वेश्चन है मुझसे पूछने के लिए, तो आप सादर आमंत्रित हैं। आपका स्वागत है। चलिए, धन्यवाद। एक बार फिर मैं इस प्लेटफॉर्म पर आने के लिए मुझे जो प्रोफेसर विक्रम जी ने और इस संस्था के संस्थापक डॉक्टर नवदीप जोशी जी ने जो मुझे अवसर दिया, उसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, और जितने भी श्रोता हैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरी बात को एकाग्रचित्त होकर सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत,